आज की कहानी एक परफेक्ट मर्डर की है, लेकिन ये कितना परफेक्ट है ये कहानी के आखिर में आपको बताऊंगा। दिसंबर का महीना था, 83 साल। आया कानू नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ किसी सिंगापुर में और 3 लोगों ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश किसी के हाथ न लगे तो उन्होंने उसके बहुत ही छोटे और बारीक पीसेस किए। आया कानू की जितनी हड्डियां थी अलग अलग छोटे छोटे पॉलिथीन में उन्होंने भरा और अलग अलग इलाकों में ले जाकर फेंक दिया। और बाकी जो चीज़ें थी, जो पीसेस उन्होंने काटे, उसके बॉडी के लाश के टुकड़े किए, उसको एक बड़े से कढ़ाई में सब्जी के साथ बनाया, उसमें मसाले डाले, पानी डाला और एक तरह से उसकी करी बना दी। इसके बाद उन्होंने चावल बनाया अलग, बहुत सारा। अब उस सब्जी की करी, जो कि आराम से 40-50 लोगों के हिसाब से बनाया गया, और चावल भी, राइस भी, फिर उसको छोटे छोटे पैकेट में इस खाने को पैक किया गया। और इन तमाम खानों को, जिसमें राइस और वो करी थी, जिसमें एक इंसान के अंगों को मिलाया गया, पकाया गया है, वो पूरे अपने नेबर, पड़ोसियों को उसने जाकर खिलाया कि आज ये खास डिश है, आप लोगों भी इसको खाइए। और कहते हैं कि पूरे पड़ोसियों ने तमाम वो खाना खाया। अब ये बात सुनकर कोई भी इंसान सकते में आएगा। सेम डिटेक्टिव के साथ ये हुआ जब उसके मुखबिर ने यह कहानी सुनाई। अब मुखबिर अपनी बात पे अड़ा हुआ था और उसने कहा कि मेरी हर लाइन, हर खबर सच है और इसमें कोई झूठ नहीं है। तो डिटेक्टिव के पास और कोई चारा नहीं था, उसने कहा ठीक है। इसके बाद ये डिटेक्टिव अलागमलाय अपने ऑफिस से निकलता है और सीधे सिंगापुर के सीआईडी ऑफिस में पहुंचता है। और वहां के सीआईडी ऑफिस में जाने के बाद उनके अफसर से कहता है कि एक खबर है और ये आपको जांच करनी चाहिए। अब सीआईडी का अफसर पूछता है, बताओ क्या है। अब डिटेक्टिव उसको सेम वही कहानी सुनाता है जो उसके मुखबिर ने उसको सुनाई थी। सेम रिएक्शन उस सीआईडी के अफसर का होता है कि क्या बकवास है, क्या पागलपन है। कोई भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगा कि एक इंसान को मारा गया, फिर उसकी करी बनी सब्जी के साथ, फिर राइस के साथ पूरे पड़ोसियों को परोसा गया। ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान कैसे कर सकता है। तो उसने कहा नहीं, ये मैं अपने मुखबिर को बरसों से मुझे खबर देता आ रहा है, मैं मानता हूँ कि उसने मजाक नहीं किया, ये सच है। सीआईडी ने कहा कि चलो देखो, वैसे भी तुम बता रहे हो 1983 दिसंबर का महीना, 4 साल हो गए, कोई ढूंढने फिरने तो आया नहीं, पता नहीं क्या। एक काम करो, हमारे पास और भी केसेस हैं, तुम अपने लेवल पे इस केस की जांच करो और हर वीक हमें आकर इस केस की अपडेट दे देना कि इसमें वाकई सच्चाई है कि नहीं। पहले तो शुरुआती तफ्तीश करो कि ये सच भी है कि नहीं जो मुखबिर तुम्हारा बोल रहा है। डिटेक्टिव वहां से निकल आया, उसे लगा कि सीआईडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है गले मुर्दे उखाड़ने में, बट उसे लगा कि मुखबिर पे भरोसा तो किया जाना चाहिए। और फिर उसे यह भी लगा कि अजीब तरह का केस है, तो क्यों ना इसको खुद इन्वेस्टिगेट करें। और सीआईडी अफसर ने कहा भी है। अब पहला काम यह था कि उसने एक शख्स का नाम लिया। दूसरा क्लू यह था कि वो किस साल गायब हुआ। तीसरा क्लू यह था कि किस महीने गायब हुआ। तो आया कानू नाम था, दिसंबर 1983 में गायब हुआ था। अब ये 3 चीज थी, तो अब इन तीनों को पहले मिलाना था कि ये तीनों कड़ियां मिलती हैं कि नहीं, फिर आगे की कड़ी मिलेगी। अब ये डिटेक्टिव तमाम थानों में अलग अलग दिसंबर 83 में जो लोग गायब हुए उन सबकी लिस्ट ढूंढना शुरू करता है अलग अलग पुलिस स्टेशन से। ढूंढते ढूंढते आखिरकार, और उसके पास एक नाम भी है, तो उस नाम की मिसिंग रिपोर्ट है कि नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। फिर आखिर में वो जोचियाट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जोचियाट पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर वहां अफसर से कहता है कि मुझे एक ऐसी फाइल जो मिसिंग रिपोर्ट की, जो 4 साल पुरानी हो और 1983 की हो, दिसंबर के महीने में कोई आया कानू नाम का शख्स, उसकी कोई गुमशुदगी रिपोर्ट है। अब जोचियाट पुलिस स्टेशन छानबीन शुरू करती है, रजिस्टर को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार इसी जोचियाट पुलिस स्टेशन में 4 साल पहले लिखाई गई नगराता की वो रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें उसने अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। नाम आया कानू और तारीख 18 दिसंबर। उस मुखबिर की इंफॉर्मेशन से तीनों चीज मैच कर गया। दिसंबर का महीना, 83 साल, नाम आया कानू। अब यहां पे चौंकने की बारी पूरी तरह से डिटेक्टिव की थी। वो भागा भागा फिर सीआईडी के दफ्तर गया। उसने कहा कि देखो, ये इन्फॉर्मेशन सही है, एक शख्स यहाँ गायब हुआ है 4 साल पहले और सेम नाम का जो उसने बताया, वरना उसे कैसे पता। सीआईडी ने फिर कहा कि ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम एक काम करो, इसमें आगे तफ्तीश करो कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है, उसकी करी बनाने की सच्चाई कितनी है। डिटेक्टिव को भी इस केस में इंटरेस्ट था। उसने कहा ठीक है, मैं तफ्तीश करता हूं। अब ये करते करते, चूंकि 9 जनवरी 1987 को ये पहला मैसेज आया था पेजर पे, उसका जनवरी के महीने में उसने इस पुलिस स्टेशन में ढूंढ भी लिया।
पूरा फरवरी वो इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा है। तमाम पुलिस स्टेशन से जाकर फिर वो नगराता से मिला, उसकी वाइफ चूँकि मिसिंग रिपोर्ट में उसका नाम था, उसकी फैमिली से बात की, नगराता से बात की, पड़ोसियों से बात की। करीब 30 लोगों को इंट्रोगेट किया इस जासूस यानी डिटेक्टिव ने, और करने के बाद फिर ये सीआईडी के उस अफसर के पास पहुंचता है। कहता है मैंने पूरे केस की जांच की और पूरे इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इसमें कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं जिनको शक के घेरे में रखना चाहिए। अब उसने एक एक कर बताया। उसने कहा पहली, खुद आया कानून की वाइफ नगराता। सीआईडी अफसर ने पूछा वो क्यों? उसने कहा कि उसकी कुछ चीज़ें हैं जो शक पैदा करती हैं। पहली, 12 दिसंबर 1983 को आया कानू गायब हुआ। उसकी वाइफ ने 6 दिन तक इंतजार किया और 18 दिसंबर को जाकर रिपोर्ट लिखाई मिसिंग। 6 दिन तक वो क्यों इंतजार करती रही? दूसरी, उसने कहा कि अपनी रिपोर्ट में उसने लिखाया कि वो कैसीनो गया था जुआ खेलने के लिए, जबकि उसकी पूरी हालत माली जो थी वो बेहद गरीब था। उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो जुआ खेले, और जुआ खेलने की जाने की बात सच ही नहीं है। तीसरी, जिस कंपनी के थ्रू वो उस चर्च में केयरटेकर था, उस कंपनी के ओनर से उस जासूस ने जाकर बात की। उसने कहा कि आया कानू ने 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी मांगी थी उससे कि फैमिली रीजन से छुट्टी चाहिए, और उसने छुट्टी दे दी। तो अगर 21 और 22 दिसंबर को वो छुट्टी ली तो फिर वो 12 दिसंबर से अगले 6 दिन तक कहीं छुट्टी पे भी नहीं जा सकता। और बोला कि 12 दिसंबर को आखिरी बार आया था आया कानू, और बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल अपने तरीके से काम किया और बिल्कुल ठीक था, और यहाँ से काम करके वक्त पर निकला, उसकी छुट्टी मंजूर थी। तो जब 21-22 को जो शख्स छुट्टी ले रहा है तो वो फिर बीच में छुट्टी नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि शायद उसकी बीवी कुछ छुपा रही है। पहला शक बीवी पर। अब उसने कहा कि कैसे आगे बढ़े? तो उसने कहा अगर मुखबिर की बात सही है कि उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े, बारीक टुकड़े किए गए और फिर उसे करी बनाकर परोसा गया, तो ये काम आम इंसानों का नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ प्रोफेशनल चाहिए, जैसे मटन शॉप जहाँ कसाई बेचते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो जगह बेहतरीन जगह है ऐसी चीज़ों को, ऐसे सबूत और सुराग को मिटाने के लिए। चाहे वो ब्लड हो, बाकी चीज़ें हो, उनके पास बड़े बड़े चाकू औजार होते हैं उस तरीके से मटन के लिए। तो किसी ना किसी मटन शॉप का इसमें इस्तेमाल हुआ इस केस में, अगर वो फैक्ट्स सही है तो। तीसरा, कि उसकी वाइफ अकेली ये काम नहीं कर सकती, इस काम को करने के लिए कलेजा चाहिए, और इस काम में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो उसने कहा कि हमने जांच की तो हमने पाया कि नगराता के 3 भाई हैं और तीनों जवान हैं और तीनों शादीशुदा हैं। उनमें से एक सिंगापुर की फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉब करता है, और उसी को इस जॉब की वजह से क्वार्टर भी मिला हुआ है जो थोड़ा सा सुनसान इलाके में। तो बोला कि वो 3 भाई हैं। और फिर हमने एक चीज़ और पता की, और पता ये चला कि आया कानू कभी कभी शराब पिया करता था, और शराब पीने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आ जाता था, और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कई बार वो अपनी बीवी को टॉर्चर भी करता था, पीटता भी था। तो यहाँ पे ये था कि क्या बीवी को वो मारता पीटता था, इसकी वजह से उसकी बीवी और उसके तीनों भाई उससे नाराज थे। अब ये सारी कहानियां हैं, लेकिन जासूस अपना दिमाग लगाकर 30 लोगों से पूछताछ करने के बाद ये सारी थ्योरी सीआईडी के सामने रख रहा है। सीआईडी को लगा कि इस थ्योरी में तो दम है, तो अब क्या करें? तो आखिरकार फिर तय हुआ कि चलो अलग अलग घरों में और इन सभी जगहों पे छापा मारा जाए, शायद उस कत्ल से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत हमें मिल जाए। हालांकि 4 साल बीत चुके हैं, मिलना मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। आखिरकार सीआईडी की हरी झंडी के बाद 27 मार्च 1987 5 अलग अलग जगहों पे सिंगापुर में सीआईडी की टीम दबिश डालती है, छापे मारती है। ये 5 जगह थी। एक तो खुद आया कानू का घर, उसके 3 भाइयों का घर, उसकी वाइफ के, नगराता की माँ का घर, एक मटन शॉप जहाँ पे डाउट था। और इन सब जगह पे छापा मारने के बाद कुल 8 लोगों को सीआईडी की टीम गिरफ्तार करती है। इनमें से एक खुद आया कानू की वाइफ, दूसरी उसके 3 भाई और उनकी 3 बीवियाँ। तो भाई और 3 बीवी 6 वो हो गए, एक आया कानू की वाइफ हो गई 7, और एक आया कानू की सास यानी नगराता की माँ। 8 लोगों को सीआईडी अब गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन पूछताछ के दौरान 8 के 8 अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि आया कानू इस दुनिया में है कि नहीं है, कत्ल हो गया, बल्कि हमें तो पता है वो कहीं गायब है, शायद लौट आए। लेकिन मारने, कत्ल करने, टुकड़े करने, खाने पकाने, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलग अलग पूछताछ की गई, बिठाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सीआईडी को लगा कि अब ज़्यादा दिन तक इनको इस तरीके से तो रख के टॉर्चर कर नहीं सकते,
तो क्या होगा, और कोई सबूत इधर मिल नहीं रहा, 4 साल पुराना मामला। न वो कढ़ाई जिसमें कहा गया कि बनाया गया करी, न वो चाकू जिससे काटा गया, न वो मटन शॉप जिसमें 100% कहा जाए यहीं कत्ल हुआ, न लाश, न खुद आया कानून। तो इसमें एक भी चीज़ नहीं है जो कोर्ट में कुछ साबित करे। पर पुलिस पूछताछ करती रही और आखिरकार एक दिन कामयाबी मिली। इन 8 में से एक ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हाँ, हमने आया कानू का कत्ल किया, और वो भी 12 दिसंबर को ही 1983। तो उसने कहा क्यों? उसने बताया कि वो अपनी बीवी को बहुत मारता था जब जब शराब पीता था, और बीवी परेशान थी। उसने अपने भाइयों से जिक्र किया, तीनों भाइयों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा इससे बदला लेना है, और फिर 12 दिसंबर को उनमें से एक भाई जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क था, उसने अपने घर पर उसको बुलाया बात करने के लिए। वो काम करने के बाद आया कानून उसके घर पहुँचता अपने साले के। वहाँ तीनों भाई पहले से मौजूद थे। उनमें से एक भाई पीछे से रॉड से उसके सर पे वार करता है। इसके बाद वो गिर जाता है, फिर उसके बाद उसके सर पे और वार करते हैं, मर जाता है। अब ये था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, तो फिर वो मटन शॉप से बड़े वाले चाकू लेकर आते हैं। फिर तसल्ली से बैठकर उसके लाश के टुकड़े करते हैं, जितनी बोन्स हड्डियाँ थी उसको छोटे छोटे अलग अलग पॉलीथीन में पैक करते हैं। एक पॉलीथीन नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा ईस्ट की तरफ, तीसरा साउथ, तो चौथा वेस्ट की तरफ फेंक आते हैं, ताकि कहीं से भी एक साथ और इतने बड़े टुकड़े ना मिलें कि शक हो कि ये इंसानी हड्डियाँ हैं। अब बाकी जो बचा, उसके बाद उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर बाकायदा एक कढ़ाई में करीब 40-50 लोगों के हिसाब से सब्जी डाली, उसमें मसाले डाले, और फिर उस शरीर के टुकड़ों को डाला और उसका बिल्कुल करी बना दिया। फिर चावल बनाए उसी हिसाब से, फिर खाने के छोटे छोटे पैकेट तैयार किए और पूरे पड़ोसियों की दावत कर दी। सबको कहा कि ये ख़ास करी है सभी के लिए, और सारे पड़ोसियों ने खाया। करीब 40 से 50, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कहते हैं 40 से 50 लोगों ने खाया। ये पूरी कहानी सुना दी। अब पुलिस को लगा कि चलो इकरार तो कर लिया एक ने, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये पुलिस के सामने इकरार था, अदालत में तो फिर सबूत चाहिए, जैसे अपने यहाँ। फिर भी पुलिस को लगा कि चलो इकरार हो गया है। पुलिस इसके बाद उनके बयान के आधार पर अगले 5 महीने तक और तफ्तीश करती रही, और 5 महीने के बाद 6 जून 1987 को पहली बार इन 8 को वहाँ की एक अदालत में पेश किया गया, चार्जशीट दायर करने के बाद। इस चार्जशीट में पुलिस ने तीनों भाइयों को मेन कातिल ठहराया, क्योंकि उन्होंने ही कत्ल किया, और आया कानू की वाइफ और उसकी सास और तीनों भाइयों की पत्नियों को सबूत मिटाने का दोषी करार दिया पुलिस ने अपनी चार्जशीट में। अब ये चार्जशीट अदालत में पेश हुई, अदालत में बहस शुरू हुई, पुलिस ने अपनी कहानी रखी। जज भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी और दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद जज ने कहा, वहाँ की CID जिन्होंने चार्जशीट दाखिल की, कि आपकी कहानी अच्छी है और कहानी में सब कुछ है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ कहानी ही है, इसमें कहीं भी कोई सबूत नहीं है। न लाश है, न आलय कत्ल है जिससे कत्ल किया गया, न कोई ऐसी और चीज़ है जिससे पता चल सके कि वो शख्स को इस तरीके से मारा गया, न कोई चश्मदीद है जिसने कत्ल होते हुए देखा, न उन हड्डियों के टुकड़ों में से एक भी सैंपल आपने कलेक्ट किया है जो अलग अलग उसने फेंके थे। तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, लेकिन कहानी भरपूर है। तो सिर्फ कहानी के बलबूते पर हम इन लोगों को आपकी इस कहानी के आधार पर मुजरिम नहीं ठहरा सकते, न सजा दे सकते हैं। ये कहते हुए अदालत ने 8 को बरी करने का फैसला सुना दिया, लेकिन फिर CID ने वहाँ पे अदालत के सामने रिक्वेस्ट की। उसने कहा ठीक है मिलॉर्ड, हमारे पास कहानी है, सबूत नहीं है, बट एक मदद कीजिए, इस केस को सॉल्व करना है और हमें पक्का यकीन है। उसने सिर्फ एक दलील दी कि अगर चलिए ये कत्ल नहीं हुआ तो आज 4 साल हो गए, आया कानून आज तक नहीं लौटा, कम से कम हमारी थ्योरी इतनी तो सही है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वरना लौट कर आता। अदालत ने इस बात पे माना कि हाँ ये इसमें आपके थोड़ा दम है। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप 8 में से इन 5 को छोड़ दीजिए, जो 5 महिलाएं हैं, 3 भाई की 3 बीवियां, माँ और नगराता, आप इन्हें छोड़ दीजिए। पर ये 3 डायरेक्ट इन्होंने कत्ल किया, इनमें से एक ने एक्सेप्ट भी किया, अदालत में मुकर्रर हैं, और हम इनके ज़रिए फिर बाकी सबूत इकट्ठा करेंगे। अदालत ने उनकी इस फरियाद को मान लिया, 5 औरतों को रिहा कर दिया और इन 3 को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस इन 3 से पूछताछ करती रही। पूछताछ करने के बाद उनके बताए हुए जगहों ठिकानों पे तलाश करती रही, सबूत जोड़ने की कोशिश करती रही। वक्त बीतता गया, कुछ मिला नहीं। इस दौरान में फिर इन लोगों को जेल भेज दिया गया। करीब पूरी पूछताछ में जेल में ये 4 साल तक गुजार चुके थे। 87 से 91 आ गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक भी पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगा। न तो जिस कढ़ाई में बनाया गया वो बहुत पुराना, उसमें से कोई सबूत अब हासिल नहीं किया जा सकता था,
ना वो हथियार मिला जिससे टुकड़े किए गए, न लाश मिली, न हड्डियां मिली, न खुद आया कानून जिंदा मिला। तो सिंगापुर पुलिस भी हताश निराश। इधर 1991 आ गया, 4 साल बीत गए, ये लोग जेल में हैं तीनों भाई। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि मिलॉर्ड हमें कब तक सिर्फ एक कहानी के बलबूते पे आप जेल के अंदर रखेंगे, अगर सबूत है तो हमें गुनहगार ठहराएं और नहीं है तो हमें आज़ाद करें। अदालत ने इस अर्जी पर पुलिस से सफाई मांगी। पुलिस के हाथ वैसे ही खाली थे जैसे 87 में थे। पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी थ्योरी सही है, यही कहानी है, लेकिन सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि हम सिर्फ कहानियों पे फैसले नहीं सुना सकते, सबूत नहीं है तो इसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। और ये कहते हुए 1991 में अदालत ने तीनों भाइयों को बरी कर दिया। 4 साल उन्होंने जेल में काटे। बरी होने के बाद भी पुलिस उनके पीछे लगी रही, मुखबिरों के जरिए, कोई सुराग, कोई सबूत मिले, पर कोई फ़ायदा नहीं। 91 से 95 आ गया, 4 साल और बीत गए। अब धीरे धीरे लोग इस केस को भूलने लगे थे, वरना एक दौर था कि हर वक्त, हर दिन, हर अखबारों में, बाकी जगहों पे करी की स्टोरी, ये करी मर्डर जो है बहुत ही मतलब मशहूर, कुख्यात हो चुका था सिंगापुर का। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छप रही थी, क्योंकि थी अजीब कि पूरे पड़ोसियों को आपने खिला डाला। तो 91 से 95 आ गया। लगभग धीरे धीरे लोगों के जहन से अब ये कहानी धुंधली होती जा रही थी, लेकिन 95 में फिर लोगों के जहन में इस कहानी ने एक बार और दस्तक दी। हुआ ये कि 1995 में सिंगापुर की एक टेलीविज़न चैनल है, वहाँ टेलीविज़न कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर, TCS, इसने एक सीरियल बनाया और ये एक पूरा सीरीज था, जैसे हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं सारे। तो सिंगापुर कॉरपोरेशन टेलीविज़न, बल्कि टेलीविज़न कॉरपोरेशन ऑफ सिंगापुर, TCS ने एक सीरीज बनाई, सीरियल बनाया, उसका नाम था डॉक्टर जस्टिस। इत्तेफाक से जब ये सीरियल आया तो 87 की वो कहानी लोगों के जहन में एक बार फिर से ताज़ा हो गई, क्योंकि ये सीरियल इसी करी मैन के ऊपर था और ये सीरियल इसी आया कानून के कहानी के ऊपर था। और इसमें दिखाया गया कि एक शख्स कैसे गायब होता है, उसके बाद 3 उसके साले उसका कत्ल करते हैं, फिर उसकी करी बनाते हैं, फिर राइस के साथ पूरे मोहल्ले में बांटते हैं, सब खाता है और पुलिस जो है पकड़ती है, लेकिन सबूत नहीं मिलता और वो सब छूट जाते हैं। हूबहू पूरी कहानी उठाकर इस न्यूज़ चैनल ने, इस टीवी चैनल ने प्रसारित कर दिया। अब जब ये आया तो लोगों के फिर से वो कहानी याद आ गई और ये सीरियल हिट भी हो रहा है। अब इत्तेफाक से इन तीनों भाइयों ने भी देखा ये सीरियल देखने के बाद उन्हें लगा कि ये तो हमारी वही कहानी है जिस पे हम जेल से निकल कर आ चुके हैं, बट उसमें हमें सीधे सीधे ये कल्प्रिट दिखा रहे हैं, गुनहगार दिखा रहे हैं। उन्होंने इस चैनल के खिलाफ कोर्ट में डिफेमेशन का केस दाखिल कर दिया और कहा कि ये हमारी अब मानना है, क्योंकि अदालत हमें छोड़ चुकी है। लेकिन अदालत में बहस हुई, इसका अदालत ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें आपका कहीं ऐसे डायरेक्ट नाम और वो नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक कहानी थी जो रिकॉर्ड पर थी, अदालत में थी, पुलिस स्टेशन में थी, तो उसी को बेस बनाकर इन्होंने ये सब कुछ किया है। ये तीनों भाई ये डिफेमेशन का केस हार गए। लेकिन 1995 से आज 2022 हो गया, 38 साल हो चुके हैं। आया कानून 38 साल में आज भी लौट कर नहीं आया। तो सिंगापुर पुलिस की एक थ्योरी तो सही है, लगभग सही लगती है, वो ये कि अगर वो जिंदा होता तो पलट कर आता। 38 साल बाद भी वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि पेजर पर उस मुखबिर ने जो खबर दी थी, जो कहानी दी थी, वो कहीं ना कहीं से सही है। उसके जिंदा होने की गुंजाइश कम है, और अगर वो जिंदा नहीं, उसका कत्ल हुआ है, तो फिर जो भी कातिल है वो आज़ाद है। यानी कातिल ने एक परफेक्ट मर्डर किया है, कम से कम आज की तारीख तक तो हम ये कह ही सकते हैं। तो ये थी कहानी करीब 11 साल पुरानी है और ये एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसको सुलझाने में 9 साल लग गए और शायद ये कभी सुलझता भी नहीं, और एक परफेक्ट मर्डर की कैटेगरी में ये कहानी आ सकती थी। लेकिन कई बार होने को कुछ और हो जाता है। पुलिस भी लगभग हार चुकी थी, पुलिस को लगा कि कुछ होगा नहीं, पुलिस को ये मालूम था कि किस पे शक है, लेकिन सबूत था नहीं, तो उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन किस तरीके से ये कहानी शुरू होती है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है और कैसे कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचती है, ये सारा आपके सामने है। कहानी की शुरुआत होती है 2010। दिल्ली के पास एक अलवर जगह है, अच्छी सी जगह है। अलवर के ही डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव का नाम है तपुकरा। तपुकरा एक छोटा सा गांव है, देश के बाकी गांव जैसे। इस गांव में तमाम लोगों के बीच एक लड़का रहता था, उसका नाम था कमल सिंगला। कमल सिंगला का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम, और उसी के पड़ोस में, उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शकुंतला। कमल की उम्र 2010 में करीब 22 साल थी, शकुंतला करीब 20-21 साल की।
दोनों गांव में रोज़ मिलते, एक दूसरे की नज़रें चार होती और धीरे धीरे फिर दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। लेकिन ये शहर नहीं बल्कि एक गांव था, तो गांव में बातें बहुत छुपती नहीं हैं ज़्यादा दिनों तक। छोटा सा इलाका होता है, आप कहाँ मिलेंगे अकेले में, कोई ना कोई देख लेगा। लेकिन इन लोगों ने तमाम एहतियात बरती, कोशिश की कि किसी की नज़र ना पड़े, इनके प्यार का सच किसी को सामने ना आए, तो छुप छुपा के मिला करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव वालों की नज़रें पड़ गई इन दोनों की हरकतों को देखकर। दोनों के एक दूसरे को देखते हुए कई और लोगों ने देख लिया, इशारा करते हुए देखा, फिर अकेले में इन लोगों को मिलते हुए देखा। तो अब गांव में चर्चा शुरू हो गई और यहीं से दिक्कत शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि दोनों दो अलग अलग जाति के थे और गांव बिरादरी में आपको पता है ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो लड़के के घर वालों को भी मालूम हुआ लोगों के ज़रिए कि कमल जो है वो सिंगला से प्यार करता है। उसके बाद शकुंतला के घर वालों को भी पता चल गया कि शकुंतला गांव के एक लड़के कमल के साथ प्यार करती है। अब घर वालों को एक तरह का डर सताने लगा, क्योंकि दोनों के कास्ट शादी की इजाज़त दे नहीं सकते थे, जो बिरादरी के नियम थे उसके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते थे। तो अब क्या करें? उन्होंने अपने दोनों बच्चों को समझाया अलग अलग, लेकिन दोनों मानने वाले थे नहीं। इस दौरान में शकुंतला के घर वालों को लगा कि बात आगे बढ़े, इससे पहले शकुंतला की कहीं और शादी कर दी जाए। अब उन्होंने आनन फानन में शकुंतला के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात कमल को भी मालूम थी और शकुंतला को भी, दोनों परेशान होने लगे। इसी बीच में ढूंढते ढूंढते कुछ महीने गुजरे और आखिरकार शकुंतला के लिए घर वालों ने एक लड़का तय कर लिया। ये लड़का दिल्ली के शामली इलाके का रहने वाला था, बल्कि समाल खा, शामली यूपी में, तो दिल्ली में एक जगह है समाल खा, वहाँ का रहने वाला था। और लड़के का नाम था रवि कुमार, सीधे साधे अच्छे फैमिली का लड़का। उसके पिता का नाम जय भगवान। तो शकुंतला के घर वाले रवि के घर वालों से मिलते हैं, दोनों घर वालों के बीच में बातचीत होती है, लड़का लड़की को देखते हैं और आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है। अब ये बात कमल को पता चल चुकी है। कमल परेशान हो उठता है कि शकुंतला की शादी हो जाएगी तो उसका क्या होगा, वो उसके बिना रह नहीं पाएगा। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब वो सोचता है कि कैसे क्या करे कि शकुंतला उसी की हो जाए। अब वो फिल्में देखना शुरू कर देता है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग आइडियाज़ के लिए इधर उधर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो परेशान शकुंतला से बिछड़ने का दुख, अफसोस, और उसी में कमल ने अब फिल्मों का सहारा लिया और फिल्में देखने लगा कि शायद वहाँ से कुछ ऐसे आइडियाज़ आए। वो तमाम फिल्में देखने लगा, लेकिन उसने 2 फिल्में जब देखी आखिर में, एक फिल्म थी हमराज और एक थी हेलेन ऑफ ट्रॉय। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद उसके दिमाग की बत्तियां जल गईं और उसने एक नया तरीका सोचा शकुंतला को पाने का। तरीका सही नहीं था, ख़तरे भी बहुत थे, कानून के भी ख़िलाफ़ था, लेकिन हमराज और हेलेन ऑफ ट्रॉय इससे प्रभावित होकर उसने एक प्लान बनाने की तैयारी कर ली। अब इस प्लान के हिसाब से 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक, शकुंतला की रजामंदी, उसका इस प्लान में शामिल होना, और दूसरा किसी एक और शख्स का जो उसकी हेल्प कर सके। पहले उसने अपने हेल्प के लिए किसी को ढूंढना शुरू किया। तो एक गणेश कुमार आता है कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर जो मैंने आपको बताए थे, एक रवि और एक जय भगवान, बाप बेटे, शकुंतला और कमल का एक दोस्त, बल्कि ड्राइवर भी था, उसका नाम था गणेश कुमार। कमल ने एक दिन मौका देख के गणेश से बात की और उसने कहा कि उसे एक काम है और इस काम में वो मदद करेगा, वो उसे 70,000 रुपये देगा। गणेश गरीब, 70,000 रुपये बहुत होते हैं। वो कमल की बात में आ गया और उसने हाँ कर दी। इसके बाद अब कमल ने शकुंतला से बात की और उससे कहा कि तुम रवि से शादी करने से इनकार मत करना, बल्कि तुम शादी करना। अब शकुंतला ये सुनकर पहले तो सकपका गई, घबरा गई कि ये क्या, ये तो प्यार करता है और ये मुझे ही कह रहा शादी करने के लिए। फिर उसने पूरी प्लानिंग बताई। उसने कहा कि देखो, अगर तुम शादी करती हो रवि से तो उसके बाद ही हम दोनों मिल सकते हैं और हमारी शादी हो सकती है, लेकिन एक शर्त ये भी है कि जब तुम रवि से शादी करोगी तो कम से कम कुछ दिनों तक, महीना 2 महीना, चाहे कुछ भी झूठ बोलो, रवि के करीब मत जाना। मतलब एक मियाँ बीवी के बीच में जो रिश्ता होता है उसके साथ तुम फिज़िकल रिलेशन मत बनाना, जिस्मानी ताल्लुकात मत बनाना, और कोई ना कोई बहाना कर देना। फिर उसने खुद भी आइडिया दिया कि बहाना ये है कि तुम उसे बता देना कि उसने कोई मन्नत मांगी है और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो, खुशगवार हो, लंबी हो, तो उसके लिए ये है कि दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे कुछ वक्त के लिए। ये बात कमल ने शकुंतला को समझा दिया।
शकुंतला मान गई। इसके बाद आखिरकार 8 फरवरी 2011 में शकुंतला और रवि की शादी हो जाती है। 8 फरवरी को शादी होती है। शादी के अगले ही दिन 9 फरवरी को प्लान के हिसाब से शकुंतला वापस अपने मायके आ जाती है। वो एक ही दिन सिर्फ ससुराल में रुकती है। तो एक दिन के बाद वो आ गई। अब उधर रवि और उसके घर वाले बुला रहे हैं। अब वो कुछ चीज़ें बता रही है कि अभी हमने कुछ मन्नत मांगी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टालती रही। इसके बाद लगभग 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीने बीतने के बाद 21 मार्च को आखिरकार कमल अब शकुंतला से कहता है कि वो अपने ससुराल जाए रवि के पास। 21 मार्च को शकुंतला रवि के पास समालखा पहुंचती है, ससुराल में रहती है। और फिर बात वही थी कि अभी हम लोग अलग अलग रहेंगे, मियाँ बीवी के तौर पे कोई रिश्ता नहीं होगा क्योंकि मन्नत मांगी है और बस ये 1 हफ्ते के अंदर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। रवि भी पढ़ा लिखा समझदार, उसने कहा कि अगर उसकी बीवी ऐसा कह रही है तो कोई बात नहीं है, दोनों की भलाई के लिए। उसने भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो 21 मार्च 2011 को शकुंतला अब रवि के घर अपने ससुराल पहुंच चुकी है। 22 मार्च को अचानक शकुंतला रवि से कहती है कि चलो हम दोनों के बीच में मियाँ बीवी के रिश्ते अभी कायम नहीं हुए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मन्नतें हैं, लेकिन कहीं घूमने फिरने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। रवि खुश हो जाता है। 22 मार्च को शकुंतला रवि को तैयार कर घर से निकलती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि जाने पिक्चर देखने या शॉपिंग करने से पहले एक रिश्तेदार हैं जो शकुंतला के रिश्तेदार समालखा के पास ही रहते हैं, उनके घर जाना है। शादी के बाद हो गई नहीं तो उसने कहा कि मैं उनसे मिल लूँगी। रवि तैयार हो गया, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी। इसके बाद 22 मार्च 2011 को शकुंतला और रवि घर से निकलते हैं। प्लान के हिसाब से कमल गणेश के साथ ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ था। शकुंतला को पता था कि कहाँ तक जाना है। वो थोड़ी दूर जाती है, एक गाड़ी में ऑलरेडी कमल गणेश के साथ इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शकुंतला वहाँ पहुँचती है तो अचानक दोनों ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। फिर शकुंतला बताती कि हमारे गांव का है, बाकायदा कमल से मिलाती है और हम लोग पड़ोसी हैं। तो रवि भी खुश होता है कि चलो उसकी बीवी के गांव का है, मायके का है। तो भी वो पूछता कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि हम यहाँ तक जा रहे हैं अपने एक रिश्तेदार तक। तो कमल ऑफ़र करता है कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी में दोनों को लिफ्ट देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो तैयार हो जाते हैं, घर गाँव की बात थी। उसके बाद रवि को बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद अब कमल जो है वो शकुंतला को उसकी रिश्तेदार के घर से कुछ दूरी पर ड्रॉप कर देता है। रवि भी उतर रहा शकुंतला के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी कमल उससे कहता है कि आप बाद में चला जाना, मुझे आपसे 5 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है, ज़रूरी बात है। कमल को लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ शायद मदद की ज़रूरत हो। वो कहता है ठीक है। तो अब उसको उतारने के बाद शकुंतला को कमल, गणेश और रवि अब उसी कार में है। कार अब वहाँ से चल पड़ती है। इस दौरान में वो उसको पानी वानी ऑफ़र करता है और इत्तेफाक से उसमें बेहोशी की दवा थी क्योंकि ये सारी साजिश पहले से बनी हुई थी। वो पीता और रवि बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था। गला घोटने के बाद अब ये गाड़ी को उसी तपुकरा की तरफ मोड़ देते हैं, अलवर समालखा से। वहाँ ले जाने के बाद तब तक अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी। तपुकरा में जाने के बाद दोनों उतरते हैं और एक जगह पर एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में रवि की लाश को दफना देते हैं। ये वो जगह थी जहाँ के बिल्कुल पास में ही कमल का अपना एक, जो मैंने आपको बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम था छोटा मोटा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो थे सारे, सीमेंट, ईंट, ये वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो रखता था। एक छोटी सी उसने बना रखी थी। तो उसी के बराबर में गड्ढा करके वो रवि को दफना देता है और दफनाने के बाद वो अपने घर चला जाता है। इस बीच इधर रात हो गई और शकुंतला अपने ससुराल लौट जाती है समालखा। ससुराल लौट कर पूछती है कि रवि कहाँ है। अब रवि के घर वाले परेशान कि ये तो दोनों साथ गए थे। तो वो बताती कि जब मैं अपने रिश्तेदार के घर गई तो रवि ने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और वो चला गया। लेकिन वो ना घर आया ना यहाँ आ रहा है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरन वापस अकेले आना पड़ा। अब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी, ये भी बात सही था। रिश्तेदारों से फिर पूछा गया। अब माँ बाप इधर रवि के परेशान। पूरी रात उन्होंने देखा कि शायद कहीं इधर उधर हो, लेकिन वो मिला नहीं। तो अगले दिन रवि के फादर जय भगवान ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी अपने बेटे की मिसिंग की और किडनैपिंग की। अब पुलिस मामले को दर्ज करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन कुछ होता नहीं है और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। करते करते ये 22 मार्च की थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजर जाता है। रवि का कोई पता नहीं चलता और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही।
इस दौरान में रवि के पिता हिम्मत नहीं आते जय भगवान, और आखिर में वो जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनके बेटे को ढूंढ नहीं रही, तो कुछ किया जाए। तो अदालत हुक्म देती है कि इसको दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए, और आखिरकार ये मामला अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करती है अक्टूबर 2011, लेकिन क्राइम ब्रांच के भी हाथ खाली। वो तमाम शकुंतला के गांव से लेकर रवि के दोस्तों से लेकर 22 मार्च की पूरी घटना, सिलसिलेवार कड़ियाँ, सारी कहानियों को जोड़ती है, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे करके साल दर साल गुजरते जाते हैं, 8 साल बीत जाता है। 2011 का ये मामला अब 2019 में आ गया था। इन 8 सालों में पुलिस को कई बार लगा कि कुछ शकुंतला का बिहेवियर जो है सस्पिशियस है, डाउटफुल है। शकुंतला के भाई के ऊपर भी शक हुआ, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। जब 8 साल बीत गए तो क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करते करते लगभग थक गई थी। तभी उन्होंने इस बीच में एक और काम किया। कुछ पुलिस वालों को, खासतौर पर सादी वर्दी में, शकुंतला और इनके घर वालों को इर्द गिर्द लगा दिया कि ज़रा इनकी आप मूवमेंट, इनकी हरकतों को आप देखो। और इसी दौरान में फिर ये कहानी भी सामने आई धीरे धीरे। ये कहानी पहले भी आई थी कि शकुंतला गांव के एक लड़का कमल सिंगला उससे प्यार करती थी, इसीलिए शकुंतला की शादी जल्दी हो गई। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ मिली नहीं थी, न कमल को लेकर न वो, तो पुलिस के हाथ में कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस सादी वर्दी में लगी तो फिर कुछ चीज़ें पता चली, और ये पता चली कि शादी के बाद भी शकुंतला रवि के साथ घुलती मिलती रही है। तो अब पुलिस को लगा कि कहीं इन रिश्तों के चक्कर में ही तो रवि गायब नहीं हुआ, और गायब हुआ है तो कहाँ 8 साल हो गए। अब ये भी शक था कि 8 साल के बाद उसका ज़िंदा होना तो नामुमकिन सी बात है। अब पुलिस क्या करे? इस दौरान में पुलिस ने फिर जब पुख्ता तौर पर हो गया कि शकुंतला और इनके रिश्ते थे कमल के, और कमल के साथ फिर पुलिस को गणेश के बारे में पता चला, जो उसका ड्राइवर था। ये बहुत ख़ास था। फिर पुलिस को ये भी पता चला कि जिस दिन ये गायब हुआ था ये लोग दिल्ली में थे। इसके बाद पुलिस ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि वो कमल और गणेश का ब्रेन मैपिंग करना चाहती है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले इन लोगों से लगातार बुलाकर पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई, लेकिन इन तीनों ने लगातार एक ही बयान दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि वो उनको अरेस्ट कर लें तो फिर कोर्ट में मामला गिर जाए। आखिरकार ब्रेन मैपिंग के लिए अदालत कन्विंस हो गई और उसने इजाज़त दे दी। इसके बाद अहमदाबाद के लैब में, फॉरेंसिक लैब में, कमल और गणेश की ब्रेन मैपिंग होती है। वहाँ उनसे वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और उस ब्रेन मैपिंग में वो दिमाग सब कुछ उगल देता है जो दिल और ज़ुबान 8 साल तक नहीं उगल पाया था। ब्रेन मैपिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ मिली पुलिस को, वो ये एक सवाल के जवाब बताया कि अगर रवि कहाँ है, तो उन्होंने बताया वो तो मर चुका है। तो उन्होंने कहा उसकी लाश लेकिन कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि तपुकरा में एक जगह पे उसे दफना दिया है। ब्रेन मैपिंग की जब रिज़ल्ट आई और ये सारी कहानी सामने आई, इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कमल और गणेश को लेकर अलवर के तपुकरा पहुँचती है। वहाँ उनकी बताए हुए जगह पे कि उसने यहाँ दफनाया है, वहाँ बाकायदा क्रेन व्रेन मंगाया जाता है, मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है मौके पर। इसके बाद खुदाई होती है। करीब 5-6 फीट खुदाई के बाद ज़मीन के अंदर से रवि की लाश तो नहीं, कुल 25 हड्डियाँ मिली, क्योंकि 8 साल बीत चुका था। उन 25 हड्डियों को समेट कर फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। फिर डीएनए के ज़रिए पता चला कि हड्डियाँ रवि की हैं, और इस तरीके से 8 साल पुराना एक कत्ल का राज ब्रेन मैपिंग ने खोला, क्योंकि दिमाग ने उगला था, ज़ुबान ने नहीं। इसके बाद पुलिस ने कमल और गणेश को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इधर जब ये खुदाई हो रही थी और ये सारी चीज़ें, तभी शकुंतला अपने घर से अचानक गायब हो गई। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि अब पुलिस को यकीन हो गया कि वो भी इस साजिश में शामिल थी ब्रेन मैपिंग के ज़रिए, और फिर इन लोगों ने भी उगल दिया था। तो इन दोनों को तो पकड़ लिया। शकुंतला काफ़ी टाइम तक गायब रही। फिर बाद में मुखबिरों की सूचना पर आखिरकार शकुंतला को भी पकड़ा गया। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ 302 के तहत रवि के कत्ल का मुकदमा चला। फैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि ये सब कुछ 1920 होते होते हुआ है सब कुछ। तो आगे क्या होगा, वो जब फैसला आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।